हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस की ऑफ आरबीएससी, राइट। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारा चैप्टर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2020 की, राइट। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4। यहाँ पर CO कैपिटल है, C और O दोनों। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था अपनी, और 12th में अभी आपने डी एंड एफ ब्लॉक में भी पढ़ा है, और इसी का एक और चैप्टर आएगा आगे, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसमें अभी हम इसको करने वाले हैं। तो 11th में हमने कहाँ पढ़ा था, रेडॉक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखते हैं, और यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। इसका रीजन आपको पूछा जाए तो क्या, तो यहाँ पर जो निकल कंपाउंड बना रहा है NiCO4, तो यहाँ पर जो आपका CO आपको दिख रहा है ये एक स्पीसीज है और एक न्यूट्रल स्पीसीज है। इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज है, और इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका नाम हो जाता है, इसका मतलब इन सभी स्पीसीज का नाम हो जाता है लिगेंड्स, राइट। तो ये हम वहां पढ़ेंगे, एक बार के लिए याद रखें न्यूट्रल स्पीसीज है। तो अगर आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो उसको X मानना पड़ेगा। टोटल कार्बोनाइल के हो गए नंबर 4, और कार्बोनाइल पे चार्ज हो गया 0, और इस पर हम टोटल चार्ज दिखा देख रहे हैं 0, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0। तो X इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, 0। दैट मीन्स निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, क्यों। तो देखिए इसका आंसर हम दे चुके हैं। क्या था इसका आंसर, हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो स्पेशली हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी साइज जो होती है वो क्या होती है, बिगर होती है, या हाई, या बिगर बोल दीजिए, बिगर होती है इसकी साइज बिग होती है। और इस साइज बिग होने के कारण से जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं तो इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस बन जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बन जाते हैं, या हम इनको इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं। इन इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो जाते हैं, स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या स्मॉल इनऑर्गेनिक एटम्स, स्मॉल इनऑर्गेनिक एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और बोरोन, जिनकी एटॉमिक साइज बहुत छोटी होती है, दे कैन बी प्लेस्ड देयर। इन स्पीसीज को इन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्लेस किया जा सकता है, और इस कारण से जो बनने वाले नए कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाते हैं। तो आपको रीजन पूछा जाए तो क्या रीजन देना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज क्या होती है, बिगर होती है, और सभी एलिमेंट्स की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, और इनके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस मौजूद रहते हैं जहां पर स्मॉल साइज के इनऑर्गेनिक एटम्स आके सिचुएट हो सकते हैं, और उसके बाद में ये बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है द एटॉमिक रेडियाई, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स, जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक सेम सवाल बन रहा हमारा कि जो लेंथेनॉइड्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब लेंथेनम और उसके बाद में सीरियम, और सीरियम से लगाकर लुटेशियम तक, ठीक है। यहां से यहां मूव करने के दौरान इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है, ऐसा क्यों। तो पहली बात तो इस डिक्रीजमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। याद आ रहा होगा आपको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा क्यों होता है, तो विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर,
जैसे जैसे आप सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव करते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां जाते हैं, आर प्लेस्ड इन एफ सबशेल। कहां जाते हैं, एफ सबशेल। और यहां एफ की जगह पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा n-2 एफ सबशेल, राइट। और n-2 एफ सबशेल जो है वो क्या करते हैं, तो विच शो पुअर, मैं यहां लिख देता हूं, विच शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत पुअर होता है। और आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट हमेशा एटॉमिक साइज को बढ़ाता है, और अगर यहां पर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है सो देयर एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, इसलिए उनकी एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि यहां पर Z इफेक्टिव डोमिनेंट हो जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे लेस डोमिनेंट हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर साइज में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो समझ में आ गया, हमारे पास में 2020 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जैसा कि आप सब जानते हैं 3 मार्क का ये चैप्टर हुआ करता है और 3 मार्क के क्वेश्चन आपने 3 डिस्कस कर दिए हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट 2019 के क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब अगर बात करें हम लोग 2019 के क्वेश्चंस की, राइट। तो 2019 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसको करवा चुका हूं। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स डिक्रीजेस from moving लेफ्ट टू राइट। अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो लैंथेनॉइड्स जो होते हैं उनकी एटॉमिक साइज जो है, उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, और इसको हम लोगों ने सिंपली LnOH3, यहाँ पर Ln हमारा लैंथेनॉन्स है। तो लैंथेनॉन्स जो होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनका बेसिक नेचर जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज क्यों होता है, ठीक है। तो याद करो मैंने इसको एटॉमिक साइज से रिलेट किया था, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता था और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता था। यहां मैं आप लोगों को एक स्पेशल पॉइंट और दिखाना चाहता हूं, है ना, वो आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी बुक में नहीं है। देखो ध्यान रखना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो आप सब जानते हो कि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक रेशियो कहलाता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज टू साइज रेशियो, है ना। इसको ऐसे बोला इसी तरह से जाता है, चार्ज टू साइज रेशियो, और ये काफी जगह पे एप्लीकेबल होता है। तो देखो सिंपली आप जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, राइट, तो चार्ज अपॉन साइज, तो साइज डिक्रीज हो रही है, तो चार्ज टू साइज रेशियो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली जब आपकी साइज डिक्रीज होगी तो अपने आप ही क्या बन गया, चार्ज टू साइज का रेशियो जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो चार्ज टू साइज रेशियो जब इंक्रीज होता है तो हम क्या देखते हैं, आयोनिक कैरेक्टर जो है, आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है आपका, आयोनिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, राइट। आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। देखो साइज जब घटेगी तो आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होगी, तो ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर घटेगा। आयनिक कैरेक्टर घट रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर तो बढ़ना ही है। और आप सब जानते हो हाइड्रोक्साइड जो है वो आयनिक कैरेक्टर पे ही एप्लीकेबल होते हैं। हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन आयंस के ही होते हैं, क्योंकि आयंस बनाने के लिए ही आप OH- से कंबाइन हो पाते हो। अगर आपका मेटल जो है वो आपका +3 या आयंस बनाने की टेंडेंसी रखेगा तभी आपका OH- उसके साथ कंबाइन हो पाएगा, आयनिक बॉन्ड बना पाएगा। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो यहाँ पे कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज, जिससे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है।
और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो हाइड्रोक्साइड बनाने की टेंडेंसी है, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी, वो भी डिक्रीज होगी और उनकी बेसिसिटी या बेसिक नेचर वो भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। अगर मैं याद दिलाऊं तो फजान्स रूल आपने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे किसी भी आयन की साइज डिक्रीज होती है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है। ये आपने सब कुछ पढ़ रखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं उनकी बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज क्यों होती है। तो बेसिसिटी डिक्रीज होने का कारण हमने क्लियर कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि राइट नेम ऑफ two lanthanoid element, write name of two lanthanoid elements which used in मिश मेटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि मिश मेटल फॉर्मेशन में किन दो लैंथेनॉइड का यूज किया जाता है। तो देखो ध्यान में रखना है, हालांकि आपको रेशियो वगैरह सब बता दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तो इसमें सीरियम का आना कंपलसरी है, सीरियम आपको लिखना ही लिखना है, आपको पता होता है ये 50% यूज होता है। और फिर एक आपने पढ़ा था लैंथेनम और नियोडाइमियम मिलाकर टोटल 40% बनाते हैं, ठीक है। और इनमें से भी कोई पूछे हाईएस्ट कौन होता है तो लैंथेनम, लैंथेनम ऑलमोस्ट 25% के आसपास और नियोडाइमियम ऑलमोस्ट हो गया आपका 15% के आसपास। तो दो पूछे, दो को पता होना चाहिए। अच्छा, इनके नाम भी पता होने चाहिए आपको, सीरियम बोलना है, लैंथेनम बोलना है, राइट। आपको इनके नाम वगैरह सब पता होने चाहिए, सिंबल पता होने चाहिए। इसका नाम हो गया नियोडाइमियम, राइट। चलिए, तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके पास। तीसरा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ऐसे लैंथेनाइड का नाम बताना है। मैं सीधा ही लिख देता हूं, राइट नेम ऑफ वन लैंथेनॉइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी मैंने आपको बताया था कि +4 और +2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन दिखाते हैं, तो वो आपको बताना था। तो +4 वाले दो एलिमेंट हुआ करते थे, एक तो सीरियम था वो +4 दिखाता है, और दूसरा हमारा हो जाता है टर्बियम, वो जो है वो आपका +4 यहाँ पर दिखाता है, राइट। ये दो हो गए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में उनके नाम बताने हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऐसे लैंथेनाइडों के नाम बताने हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट। 2019 के टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 2018 के क्वेश्चंस की। ये हमारे पास आ चुके हैं, ये 2018 के क्वेश्चंस की बात स्टार्ट करते हैं। ये भी 3 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, और वो भी किसका, क्रोमियम का। और इसके साथ में आपको क्वेश्चन में Z की वैल्यू दे रखी है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 24। अब देखो आपको भी समझ में आ गया होगा, जो एक्सेप्शनल होते हैं उनको पूछने की यहाँ पे टेंडेंसी आपको देखने को मिल रही है। क्रोमियम जो था आपको मैंने बता रखा था, क्रोमियम और कॉपर दो का थोड़ा हटकर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप समझ गए होंगे। अब आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, पहले एटॉमिक नंबर क्रोमियम का अपन यहाँ पर लिख देते हैं सिंबल, और क्रोमियम के बाद में यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3d5 4s1 हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपको आता है तो आर्गन तक का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरह से लिखें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, राइट। बाकी जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो हमको पूरा लिखना ज्यादा बेटर रहता है, अगर आता है तो जरूर लिखें, राइट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कहता है, देखो ये भी हमने पढ़ा रखा है और ये मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था, राइट नेम
and symbol of one transuranic element। आपको एक ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट का नाम बताना है और साथ में उसका सिंबल भी लिखना है। तो मैंने आपको इसकी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट की डेफिनेशन बताई थी। हमने बोला था एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद में आते हैं, यूरेनियम खुद नहीं है, यूरेनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स को ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, और उन्हीं का दूसरा नाम था हमारा सुपर हैवी एलिमेंट्स, राइट। और इसके नाम की मैंने तरीका भी बताया था, आप कुछ भी लिख सकते थे, 2-3 नाम बताए थे मैंने। क्लॉक का एक एग्जांपल दिया था, AM और PM, है ना। तो एक तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो वहां पर हम लोग सिर्फ AM ही याद रखते हैं, PM हमारे यहाँ पे ट्रांसयूरेनिक में PM नहीं आता है। इसका एक और एग्जांपल बताया था मैंने, रेडियो वाला, AM और FM। आप ये याद रख सकते हो, ये दोनों ही ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट होते हैं। अम्ब्रेशियम और यहाँ पे फ्रेंशियम हो जाता है। उसके अलावा आपका फर्मियम हो जाता है, दूसरा हो जाता है CM, ये भी मैंने आपको याद दिलवाया था। तो आपको इनके सिंबल और इनका नाम होना याद होना जरूरी है। कोई भी 2-4 याद कर लीजिए, कोई स्पेशली नहीं पूछेंगे कि इसका ही बताओ, लेकिन कोशिश करें कि आपको नाम 2-4 के याद हो। कंपलसरी है, अच्छे सवाल है, बन सकते हैं, राइट। तीसरा क्वेश्चन है आपको जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए ऑफ लैंथेनॉइड्स की। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको लैंथेनॉइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, और ये मैंने आपको बताई थी, +3 होती है ना। Ln+3 इनको ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 2017 के क्वेश्चंस की, राइट। तो 2017 के क्वेश्चंस हम देखें तो यहां पर आपके पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वाई। अब ये आपका आ गया सेकंड टाइम क्वेश्चन कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमको डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहां पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी घुमाकर पूछा है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ 2 metals used in maximum composition in mesh metal। देखो वापस आ गया क्वेश्चन, एक साल छोड़ के आया, 2019 में देखा, उसके बाद में 2017 में आ गया कि उन 2 मेटल्स के नाम बताओ जिनका मिश मेटल में हाईएस्ट कंपोजिशन होता है। तो देखो, एक तो याद है ही आपको, सीरियम 50% के अराउंड होता है, इसको तो लिखना ही है। और दूसरे 2 नाम बताए थे मैंने, लैंथेनम और नियोडाइमियम। तो लैंथेनम जो है उसका मैंने आपको परसेंटेज बता दिया था 25% के आसपास, और नियोडाइमियम का होता है 15% के आसपास। तो 2 मैक्सिमम कंपोजिशन वाले हो गए, एक तो आपका सीरियम और दूसरा आपका हो गया लैंथेनम, राइट, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तीसरा क्वेश्चन है आपका V+2, वेनेडियम के ऊपर +2 चार्ज लगा रखा है, और इसके लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा अच्छा एक ट्रिक दिया इन्होंने। पहले तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने की का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो फॉर्मूला देख लो, म्यू √n × n+2 बता रखा है आपको फॉर्मूला, और इनकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, राइट। और वहां मैंने बताया था कि n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखो। तो हम लोगों ने वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, ठीक है, याद होगा आप सबको। तो वहां पर हमने कहा था, मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, 3d3 4s2, राइट। अब आपको चाहिए क्या, V+2। तो आप क्या करेंगे,
s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और पीछे बच जाएगा 3d3 4s0। अब 3d3 का क्या मतलब हो गया कि d में टोटल 5 ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 2 और 3। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो आप n की वैल्यू रख सकते हो। म्यू इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 हो गया 5 और 5 3 हो गया 15 रूट 15। अब यहां पर आप रूट निकालने नहीं बैठना है, आपको सीधा आंसर लिख देना है रूट 15 और पीछे लगा देना है बोर मैग्नेट्रॉन। दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं करना है हमको रूट, हमको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक आंसर, एक अप्रोप्रिएट आंसर देना था, आपने दे दिया। रूट 15 विल बी योर करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये 2017 हमारे टोटल 4 सालों के हो गए। 20 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया और 17 हो गया, 4 साल के हो गए। अब बात करते हैं 2016 की। यहां मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। 17 के बाद में हमारा सिलेबस चेंज हो गया था, मतलब जो अभी जो सिलेबस चल रहा है वो आपका 18, 19 और 20 में चल रहा है। 17 में चैप्टर सिलेबस अलग था, तो अब 16 में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें तो हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहां पर भी 3 नंबर का था। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। आ गई बात समझ में आपको? बड़ा सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, आजकल बहुत कम पूछते हैं ये, बट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन है तो भी आ सकता है, किस्मत अच्छी हो जाए हमारी। तो जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर क्यों नहीं होता, तो इसके लिए हमको आंसर क्या देना था, तो हमको देना है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट होते कौन है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास में क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे वही ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक वी नो, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d10 4s2। तो हम लिखेंगे कि यहां नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल, यहां पर आपको एम्प्टी डी ऑर्बिटल देखने को नहीं मिलेंगे और इसी वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो पहले आपको ये बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किससे हैं। तो ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल आर ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड सिंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक वी नो देयर इज नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल, सो दैट जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का था और सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क का था। और ये क्या था, एक्चुअली 2 अलग अलग पॉइंट मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन कलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो एक में आपको बताना था कि कलर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों फॉर्म करते हैं वो, और दूसरा आपको बताना था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं वो। तो देखिए, कलर फॉर्मेशन तो हमने बता दिया था, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसा कि आपके इस बार कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर दे देंगे। पहले कलर फॉर्मेशन को देखते हैं। और यहां पर मैंने बताया था कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो टोटल 5 डी ऑर्बिटल, जिनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले, मतलब ये 5 डी ऑर्बिटल जो डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो होते हैं, इनके पांचों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको डीजेनरेट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ये 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक लेवल कहलाता है Eg, एक कहलाता है T2G। आप चाहें तो T2G ऊपर लिखें, चाहे Eg नीचे लिखें, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अभी मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूं कि आप कहीं भी लिखें, इवन आप नहीं भी बनाए तो चलेगा, ठीक है। आप इतना ही लिखें कि डी ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट इन 2 एनर्जी लेवल्स Eg एंड T2G। आपको ऊपर नीचे अभी नहीं लिखना है, क्योंकि ये वेरी करता है कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल है तो क्या होगा और टेट्राहेड्रल है तो क्या होगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भी भरे होते हैं वो भी इन 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या करते हैं, ट्रांजिस्ट करते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg की तरफ जाता है ना,
हाई एनर्जी को लेके वो वापस कहाँ ना कहाँ Eg से वापस T2G में आना पसंद करेगा। और इन Eg और T2G के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, ठीक है, इस ट्रांजिशन के कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो लो लेवल से हाई लेवल में जाता है। और जब वापस वो हाई से लो में रिटर्न होता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और रिलीज करने के दौरान निकलने वाली एनर्जी अगर विजिबल रीजन से बिलोंग करती है, किस रीजन से, विजिबल रीजन से बिलोंग करती है, तो हमको उस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक क्या देखने को मिलता है, कलर देखने को मिलता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि रिलीज होने वाली एनर्जी विजिबल रीजन से बिलोंग करती है अगर, तो हमें उस विजिबल रीजन की जिस वेवलेंथ का कलर, जिस भी फील्ड में वो आ रही है, उस फील्ड का हमको कलर दिखाई देता है, वही उस कंपाउंड का कलर माना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, या तो लिख देते हैं आप डी ट्रांजिशन, दिस इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन, या इसी को शॉर्ट में हम बोल देते हैं T2G EG ट्रांजिशन। कलर फॉर्मेशन क्यों होता है उसके पीछे आपको ये कारण देना होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। देखो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपके कोर्स में यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर आपको एक मैं चीज समझा दूं जो अगले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके पास में क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये एक अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। और आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इनसे बनने वाले कंपाउंड कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, राइट। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है, एक तो होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर, ठीक है, एक होता है एक्सेप्टर। तो डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और डी ऑर्बिटल एक अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसका मतलब वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनको हम हमारे केमिस्ट्री में एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, लिगेंड्स। क्या नाम देते हैं, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये आपके हो जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्सेप्टर। इनको हम जनरली बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, सेम नेम है इनका, ट्रांजिशन मेटल्स बोल देते हैं ना, या एक्सेप्टर मेटल्स या इनके आयंस। तो ये लिगेंड्स इनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, और वो बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ही खासियत है। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और टोटल आपके 2016 के 5 इयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम लोग जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे वो वीडियोस आपके लिए काफी स्पेशल होने वाले हैं। उसमें हम लोग IUPAC नेमिंग को पढ़ेंगे, और जिसमें आपके 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे, साथ में 12th के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, और साथ में हम कोशिश करेंगे नीट और IIT में जो बनने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर हो सके। इससे रिलेटेड आपके पास 5 से 6 वीडियोस आएंगे जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट IUPAC नेमिंग को लेके कवर हो जाएंगे, जो कि आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।